सुप्रभात बच्चों, कैसे हो तुम सब। आशा है गर्मी की छुट्टियों में तुम सुरक्षित होगे और बीमारी से बचे हुए होगे। घर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये तो सभी को पता है, लेकिन सुरक्षित रहना सबसे बड़ी बात है। फिर स्कूल खुलेंगे और फिर तुम बाहर अच्छे ढंग से घूम सकोगे। चलो, आज पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। शायद तुम्हें सुनकर अच्छा लगे। ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम ने रावण की नाभि में शस्त्र छोड़कर एक बाण चलाया और रावण मृत्यु के करीब पहुंच गया, मरणासन्न हो गया। मरने से पहले अभी उसकी थोड़ी सांस बाकी थी, तभी भगवान राम से रावण ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे मरने का कारण क्या है। राम ने कहा, हाँ, तुम्हारा अहंकार। लंका को तुमने सोने का बना दिया, इतना बड़ा, इतना धनवान, परंतु अपनी राक्षसी आदत को ना सुधार पाए कि दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने का विचार तुम्हारे दिमाग में आ गया। रावण ने कहा कि आपने जो कहा संभवतः वह सत्य हो, पर मुझे तो अपने मृत्यु का कारण कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मुझे तो यह लग रहा है कि आपका परिवार आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। यही मेरी मृत्यु का कारण है। अर्थात परिवार में जब एकता और प्रेम हो तो सारे संसार पर विजय हासिल की जा सकती है। पूरे परिवार के सदस्य भी साथ ना हो और विजय मिल जाए तो वह विजय अधूरी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक प्रेम से बढ़कर और कोई वस्तु हमारे लिए धन नहीं होती। वही हमारा सबसे बहुमूल्य धन होता है, हमारी एकता और हमारा प्रेम। तो चलो, अब इस सुविचार के साथ बढ़ते हैं हम आगे। संज्ञा और उसके भेद। बच्चों, 5वीं कक्षा से ही संज्ञा और उसके भेद पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाते। कक्षा 10th तक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि के भेद पढ़ाए जाते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि कक्षा 10th में बोर्ड में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव अर्थात भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में आप प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं आप। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से आप जानते हैं। चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन को समझने के लिए पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जिसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। पहला प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तीसरा, तुम किस शहर और मोहल्ले या गांव में रहते हो? तुम्हारे प्रिय मित्र का नाम क्या है? पांचवा, तुम्हारा जन्म स्थान क्या है? कहाँ पर हुआ था तुम्हारा जन्म? छठवां, विद्यालय में कौन से शिक्षिका अथवा शिक्षक तुम्हें अच्छे लगते हैं? सातवां, तुम कौन सी जगह घूमना चाहते हो? आठवां, तुम्हारी पसंदीदा फिल्म का नाम क्या है? तुमने जितने भी उत्तर लिखे हैं वही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ध्यान से देखो कि तुमने क्या क्या लिखा। अब तुम्हें शायद समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहाँ जो शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति अर्थात मोहन, श्याम तुम्हारा नाम। प्राणी अर्थात जानवर, जैसे चेतक, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। वो एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था चेतक, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। ऐरावत एक हाथी था जो देवताओं और राक्षसों के बीच हुए मंथन में, समुद्र मंथन में निकला था। भले ही वो हाथी था लेकिन उसका नाम रखा गया था, उसका नाम ऐरावत था, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक कुत्ता है जिसका नाम शेरू रखा गया है। नाम रखने के कारण वह कुत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वस्तुओं के नाम, जैसे किताबों में किसी खास पुस्तक का नाम हो, गीता, या आपकी किताब वसंत, ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिस भी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो जहाँ भी नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि स्थान के नाम की बात करें, आप कहाँ रहते हैं? आप भारत में रहते हैं। राजस्थान, अमेरिका, ये देशों के नाम हैं, ये प्रदेशों के नाम हैं। इसी कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि यदि व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, स्थान का नाम जहाँ भी आ जाएगा वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से इन चित्रों को देखो और बताओ कि ये लोग कौन हैं।
शायद तुमने सही सोचा होगा। पहली तस्वीर जो तुम देख रहे हो वह धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी की फ़ोटो है। दूसरा, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो है। और तीसरी फ़ोटो तुम सोनम कपूर, एक अभिनेत्री हैं, उनकी फ़ोटो देख रहे हो। अब तुम सोच रहे होगे कि ये फ़ोटो क्यों दिखाई जा रही है। ये इसीलिए दिखाई जा रही है कि इनका नाम है मुकेश अंबानी, नाम है सचिन तेंदुलकर, नाम है सोनम कपूर, नाम है। इसलिए ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। इन चित्रों को ध्यान से देख के बताओ, ये कहाँ की तस्वीरें हैं। हाँ, पहली तस्वीर में ताजमहल दिखाई दे रहा है, दूसरे में स्वर्ण मंदिर और तीसरे में लाल किला। बहुत ढेर सारे किले हैं लेकिन उनके नाम नहीं हैं। किले का नाम है इसलिए लाल किला नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मंदिर बहुत ढेर सारे हैं, स्वर्ण मंदिर है और स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है इसलिए इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल जो है वो अलग से प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत सुंदर इमारत है। इसी कारण, इनके नाम होने के कारण इन सभी स्थानों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानते हैं। अब शायद तुम्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। दूसरी संज्ञा हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। इसे कॉमन नाउन के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से अपने घर की किन्हीं 5 वस्तुओं को देखो और उन्हें कॉपी में लिखो। क्या तुमने इन चीज़ों को देखा है? चित्र में दिख रही चीज़ों को ध्यान से देखें और उनकी एक सूची तैयार करें। और बताएं कि इनका नाम क्या क्या है। यह भी बताइए कि इन चित्रों में आपको क्या दिख रहा है। मेज़ पर क्या रखी हुई है? हाँ, बिल्कुल ठीक, एक किताब और उसके ऊपर एक चश्मा। उसके बगल वाली तस्वीर देखते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक जंगल दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। मिडिल में ब्लू कलर का क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपके से संबंधित सारी चीज़ें रखी हैं। इसमें ग्लोब है, इरेज़र है, कॉपी है, पेंसिल है, शार्पनर है, कैंची है, ग्लू है। नीचे वाली पिक्चर देखिए, इसमें नदी दिखाई दे रही है आपको और किनारे किनारे पहाड़। चौथी पिक्चर देखिए, इसमें आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो किताब पढ़ रही है। हमने जितने भी शब्दों का प्रयोग किया, ये सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा। हाँ बच्चों, जिन चीज़ों को आप अपने कॉपी में लिखे हैं या जो भी आपके घर में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिन चीज़ों को तो आप अपनी आँखों से देख सकते हो, बस ये समझो कि वो सारी की सारी चीज़ें जातिवाचक संज्ञा हैं।
जातिवाचक संज्ञा में कोई नाम नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित जाति का बोध होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं और जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ जाति से मतलब कास्ट से नहीं है। यहाँ जाति से मतलब कॉमन थिंग्स से है। जैसे प्राणी अर्थात जानवरों में शेर, चीता, गीदड़, बंदर सभी आते हैं और ये सारे के सारे जातिवाचक हैं। ये हर जगह देखे जा सकते हैं। व्यक्तिवाचक विद्यार्थी, अध्यापक, माता पिता, लड़का, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और इनका एक पूरा ग्रुप है। विद्यार्थी कहा गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं या इसी कक्षा के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कहा गया तो पूरी दुनिया के विद्यार्थी उसमें शामिल हो गए। अध्यापक कहा गया तो पूरी दुनिया के अध्यापक उसमें शामिल हो गए। उनकी एक पूरी जाति है। लड़का कहा गया तो पूरे लड़कों की एक जाति है। उसमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड की बात नहीं की जा रही है। वस्तुओं के नाम जैसे पुस्तक, पेड़, कुर्सी, कक्षा, ये सारी वस्तुएं जिनको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। स्थान, सड़क, बाजार, घर, मंदिर, इन सबको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और स्थान के बारे में पता कर सकते हैं। इस कारण ये जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात बस इतना समझिए कि जिन चीज़ों को आप अपनी आँखों से देख सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें जातिवाचक संज्ञा होती हैं। लेकिन हाँ, उनका नाम नहीं होना चाहिए। यदि उनका नाम होता है, शेर का नाम है, चीते का नाम है, विद्यार्थी का नाम है, पुस्तक का नाम है, सड़क का नाम है, बाज़ार का नाम है, तो इसका मतलब है वो व्यक्तिवाचक है, और नाम नहीं है तो वो जातिवाचक है। बस इतना ही समझना है आपको। चित्रों को ध्यान से देखकर बताओ कि इनमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं और कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। पहले वाली तस्वीर में आपको पशु दिखाई दे रहे हैं। बंदर, शेर, तोता, जिराफ, हाथी, घड़ियाल, ये सारे के सारे जातिवाचक हैं। दूसरी तस्वीर में भी आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तीसरे में भी एक पक्षी दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई दे रहा है, और चौथे में आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और चौथे में भी एक घर दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेटा जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि इनका नाम हमने नहीं बोला। ये कॉमन चीज़ें हैं जो दुनिया में हर जगह मिलती हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। भाववाचक संज्ञा जो तीसरी संज्ञा है उसे भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भाववाचक संज्ञा को समझने से पहले मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ। इसे आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। पहला प्रश्न है, अपने मित्र की एक विशेषता या बुराई लिखिए जो एक शब्द में हो। दूसरा प्रश्न है, आपके दादा, दादी, नाना, नानी कौन सी अवस्था में चल रहे हैं, वो आपको लिखना है। तीसरा, जब तुम्हें कोई उपहार देता है तो कैसा भाव महसूस होता है, कैसा भाव मन में पैदा होता है। चौथा, गर्मी में नहाकर तुम्हें कैसा महसूस होता है।
5वां, करुणा से हो रही मृत्यु पर मन में कैसा भाव पैदा होता है? संभवतः तुम्हारा उत्तर भी वही होगा जो मैं सोच रही हूँ। अपने मित्र की विशेषता और बुराई तो तुम खुद ही लिखोगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर दादा दादी नाना नानी की वृद्धावस्था है, वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा, जब तुम्हें कोई उपहार देता है तो कैसा मन में भाव जगता है? खुशी का भाव जगता है, प्रसन्नता का भाव जगता है। गर्मी में नहाकर तुम्हें कैसा महसूस होता है? गर्मी में नहाकर हमें ताजगी भरा महसूस होता है। और 5वां, करुणा से हो रही मृत्यु पर मन में कैसा भाव पैदा होता है? दुख का भाव पैदा होता है। शायद सबके मन में यही भाव पैदा होता है। और इन सारे प्रश्नों के जो हम लोगों ने उत्तर निकाले हैं, वो सारे के सारे उत्तर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कैसे? चलो समझते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था को बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस तस्वीर में तुम्हें दिखाई दे रहा है एक भाव जो प्रसन्नता का है। भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। गुण दोष, मूर्खता, किसी की बुराई हो सकती है मूर्खता, किसी की अच्छाई हो सकती है ईमानदारी, किसी का गुण हो सकता है सुंदरता। हम सुंदर व्यक्ति को छू सकते हैं, सुंदरता को नहीं। हम ईमानदार व्यक्ति को छू सकते हैं, ईमानदारी को नहीं। हम मूर्ख व्यक्ति के पास बैठ सकते हैं, मूर्खता को स्पर्श छू नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे भाव को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। अवस्था, जवानी। जवान व्यक्ति हो सकता है लेकिन उसकी जवानी को स्पर्श नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। बूढ़े व्यक्ति को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके बुढ़ापे को स्पर्श नहीं कर सकते। बच्चे को छू सकते हैं लेकिन उसके बचपन को हम नहीं छू सकते। इस कारण ये भाववाचक है। भाव जो हमारे मन के अंदर भाव पैदा होते हैं, खुशी का, गुस्से का, थकावट का, ताजगी का, शांति का, मुस्कुराहट का, ये सारे भाव जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे मिठाई आप छू सकते हैं लेकिन मिठास को नहीं। इन चित्रों को बेटा ध्यान से देखिए। इसमें एक बच्ची दिखाई दे रही है, एक जवान व्यक्ति दिखाई दे रहा है और एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बच्चे को स्पर्श कर सकते हैं लेकिन उसके बचपन को नहीं। जवान व्यक्ति को स्पर्श कर सकते हैं हम लेकिन जवानी को नहीं। बूढ़े व्यक्ति को स्पर्श कर सकते हैं लेकिन बुढ़ापे को नहीं। इसी कारण वो चीज़ें, वो भावनाएं, वो अवस्था, वो गुण और दोष, अच्छाई और बुराई, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन सारे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। गृह कार्य। अब जो आपको काम मैं दे रही हूँ उसे आप गृह कार्य के अंतर्गत लिखेंगे और सोच के उसे पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है, अपने घर से संबंधित 5 चीज़ों के नाम लिखिए और बताओ कि तीनों संज्ञाओं में से
वे किन किन चीज़ों के उदाहरण हैं, और आपको जिन चीज़ों के नाम लिखने हैं वो इस वीडियो में नहीं होने चाहिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संज्ञा है? सोच कर लिखो। पंजाब, पशु, मित्रता, मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। क, आज हमारे घर मेहमान आएंगे। ख, मोहन आज विद्यालय नहीं जा रहा है। ग, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और घ, हरिश्चंद्र बहुत ईमानदार राजा थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संज्ञाएं आपको किन किन शब्दों में दिखाई दे रही हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। निम्नलिखित, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें कौन सी संज्ञा है। आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है कि इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और अपनी गृह कार्य की कॉपी में इन सभी का नाम लिखते हुए, इसके बारे में लिखते हुए आपको बताना है कि यह संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है और क्यों। संभवतः आप बेहतर ढंग से इस पाठ को समझ पाए होंगे। बच्चों, शायद पाठ तुम्हें बेहतर ढंग से समझ आया हो। यदि नहीं समझ आया हो तो ज़रूर मुझसे प्रश्न करके पूछना, जो भी सवाल तुम्हारे मन में पैदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद एवं शुभ दिन।